जय जोहार, जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र ज्ञान कुरिया एकेडमी के तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के 25 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ठीक, भाग 2 जिसमें नागरिकता है, नागरिकों के अधिकार के बारे में परिभाषित किया गया है। भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार है, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए अधिकार बनाया गया है। पार्ट 4 जिसको डीपीएसपी बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो राज्य के नीति के लिए मार्गदर्शन करने के लिए बनाया गया है। पार्ट 5 जो संघ की संरचना का वर्णन करता है। तो मैग्ना कार्टा किसको बोला गया है? जो पार्ट 3 को बोला गया है, जिसमें मौलिक अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में, जो कि इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रमोट करता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके अपने जो इंपॉर्टेंट पोटेंशियल को हासिल करने की बात करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो कौन से अनुच्छेद में मौलिक अधिकार मिला है? 36 से 51, अनुच्छेद आर्टिकल 51 से 61 ए, अनुच्छेद 12 से लेके 35, अनुच्छेद 1 से लेके 11। तो 1 से लेके 11 में आपका संघ है, उसके बाद नागरिकता है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होता है, ये आर्टिकल 51 ए आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये भी नहीं होगा। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी है, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 अनुच्छेद से 35 जो अनुच्छेद है वो आपका है फंडामेंटल राइट के बारे में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार में कौन सी विशेषताएं हैं? तो भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार है उसकी कौन सी विशेषता है बताना है। ये एब्सोल्यूट है और कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, ये पूर्ण है और इसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगाया सकता, ये गलत है। सरकार चाहे तो लगा सकती है, ठीक है ना। पब्लिक ऑर्डर हो गया, यूनिटी हो गया, मोरल ग्राउंड पे भी। दूसरा, दे आर इनफोर्सेबल अगेंस्ट द इंडिविजुअल ओनली, ठीक, यानी कि ये केवल व्यक्तियों के खिलाफ प्रवर्तनीय नहीं। ये जो फंडामेंटल राइट का जो आइडिया है ये है कि ये स्टेट को या फिर जो सरकार है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए है, कि वो अपना मनमानी ना कर सके और लोगों का लिबर्टी को इनक्रोच ना कर सके, गलत है। तीसरा है, दे आर जस्टिसेबल, ठीक, ये न्यायिक है और न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तनीय, ये आपका सही हो सकता है कि ये सही हो जाएगा कि दे आर जस्टिसेबल, मतलब ये इतना है कि अगर इसको कोई वायलेट करता है तो डायरेक्टली आप फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट करता है या सरकार या फिर कोई भी एजेंसी, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो सी सही है, ये पार्ट 4 में नहीं है, पार्ट 3 में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, जो सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किसके मनमाने कार्य के खिलाफ उपलब्ध है? तो क्या है कि जो फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ विच एंटिटी, प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ उसके मनमानी को रोकने के लिए, राज्य के मनमानी को रोकने के लिए, या जुडिशरी को, या फिर पार्लियामेंट्री लॉ के। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो फंडामेंटल राइट बेसिकली क्या है कि राष्ट्र जो राज्य है, ठीक है ना, स्टेट है, इसमें जो बोल रहे हैं जो गवर्नमेंट एंटिटी पे, उनके पावर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि हाँ भैया किसी इंडिविजुअल आदमी है, उसके पास भी एक लिबर्टी है, एक पर्टिकुलर स्पेस है, वहां पे वो एक्सरसाइज कर सकता है, तो उस पर मनमानी कोई एक्शन ना कर सके, उसके लिए हम लोग का फंडामेंटल राइट है। अगला प्रश्न है, जो मौलिक अधिकार की रक्षा, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट की रक्षा और गारंटी, ठीक है ना, किसके द्वारा दी जाती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मौलिक अधिकार की जो आपकी रक्षा करेगा भारत के राष्ट्रपति, हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा? जो हमारे जो फंडामेंटल राइट का जो डिफेंडर कौन है और गारंटर कौन है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है, इसी कारण फंडामेंटल राइट का वायलेशन डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, लेकिन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में आप हाजिर लगा सकते हो। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के हैं कि वो गारंटी भी करता है और आपका डिफेंड भी करता है आपके फंडामेंटल राइट को। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में
मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में कौन सा कथन सही है बताना है। ये पवित्र है और इसे संशोधित किया नहीं जा सकता, ठीक है ना, दे आर सैक्रोसेंट एंड कैन नॉट बी अमेंड, ये गलत हो जाएगा। हमारा पास और एक राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी था जिसको हमने संशोधित करके 300 ये आर्टिकल में पहुंचा दिया, तो ये संशोधन हो सकता है। दे कैन नॉट बी रिपील्ड बाय ऑर्डनरी एक्ट ऑफ लॉ, ठीक है, दे कैन नॉट बी रिपील्ड बाय ऑर्डनरी एक्ट ऑफ लॉ, ठीक, दे नहीं, दे कैन बी रिपील्ड बाय ऑर्डनरी एक्ट ऑफ लॉ, ये संसद के साधारण अधिनियम के द्वारा निरस्त किया जा सकता है। इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है कि फंडामेंटल राइट को एक साधारण अधिनियम से आपको वो कर सको, ये भी गलत हो जाएगा। उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो दे कैन बी कर्टेल और रिपील बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो आपका संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही आप क्या कर सकते हो, उसको हटा सकते हो या उसमें उसको सीमित कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकते। जो केशव नंदा भारती केस है उसके द्वारा क्या कर सकते हो, आप अमेंड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन उसका जो बेसिक फीचर है उसको आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये आपका आंसर सी सही हो जाएगा। कोई परमानेंट नहीं है, ठीक है ना, बार बार हम लोग चेंज किया जा सकता है। परमानेंट पार्लियामेंट के पास सफिशिएंट पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी प्रोविजन को वो चेंज कर सकता है, बस ये है कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ना हो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो बोलता है आर्टिकल 12 जो बोलता है स्टेट को डिफाइन करता है, स्टेट है क्या, राज्य क्या है, जिसके खिलाफ हम लोग को फंडामेंटल राइट दिया गया है उनके पावर को। तो वो क्या, संसद और राज्य के विधानमंडल होते हैं। बिल्कुल, जो स्टेट की परिभाषा में जो पार्लियामेंट भी होता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी होता है। जो लोकल अथॉरिटी होते हैं, पंचायत भी है, वो भी स्टेट के अंदर आते हैं, सरकार के अंदर आते हैं। इवन जो स्टेटरी बॉडी होते हैं, जैसे कि आप सुनोगे पीएसयू, सुनोगे एलआईसी, ये भी आपका स्टेट के अंदर आएंगे। इवन ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट भी हो सकते हैं, जो कि स्ट्रेटेजिक हैं सरकार के लिए, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी स्टेटरी अथॉरिटी के अंदर आ सकते हैं, तो वो भी स्टेट के अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द एबव होगा, सभी के सभी आ जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं आर्टिकल 13 के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है ना, जुडिशियल रिव्यू यहां से हम लोग बोलते हैं इसमें। तो भारत के संविधान के आर्टिकल 13 से संबंधित है, धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध करना। तो ये आपका आर्टिकल 13 नहीं है, ये तो आर्टिकल 15 है, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेशन वाला हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी गलत हो जाएगा, ये आर्टिकल 17 है, ठीक है, जो अनटचेबिलिटी को एबोलिशन की बात करता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, ठीक, मौलिक अधिकार के विपरीत कानून की सुरक्षा, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, प्रोटेक्शन नहीं करता, ठीक है ना, अगर लॉ के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो प्रोटेक्शन क्यों करेगा भाई, ये भी गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड, मतलब ऐसे लॉ जो बन रहे हैं जो कि फंडामेंटल राइट को आपके खिलाफ हैं, तो वो उसको क्या है, नल एंड वॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है ना, आर्टिकल 14 में आपका है इक्वालिटी का, समानता का जो कानून है, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो ब्रिटिश ओरिजिन है, ठीक है, जो कानून के समक्ष समानता है, इस सिद्धांत का मूल है, इसका तात्पर्य क्या है बताना है। सभी व्यक्तियों के साथ बिना भेदभाव का समान व्यवहार करना, समानता का जो है राइट टू इक्वलिटी है, क्या बोलते हैं, सभी व्यक्तियों के साथ बिना भेदभाव के समान व्यवहार करना। सही लग रहा है कि सभी के सभी इक्वल हैं, ठीक है, उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ये लग रहा है। कुछ समूहों के लिए विशेष कानून के माध्यम से अधिकार की रक्षा करना, ठीक है, हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ विशेष वर्ग के लिए अधिकार दिए गए हैं, ठीक है ना, जैसे कि रिजर्वेशन का पॉलिसी, लेकिन ये इस सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता, उसको हम लोग ने ऐड किया है बाद में, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, कानून के समक्ष समानता नहीं हो जाएगी उसमें, ठीक है ना, वहां पे आप इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आता, इक्विटी का कॉन्सेप्ट आता है। अब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज टू इंडिविजुअल, ये सही हो जाएगा,
सबको समान है मतलब क्या है कि किसी के पास भी कोई विशेषाधिकार नहीं, तो सी भी सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे अपना हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कानून के समक्ष समानता। ठीक है, कानून के शासन का एक तत्व है जिसका प्रतिपादन किसने किया था, कौन प्रोपोनेंट था इसका। ठीक है ना, और हम लोग बहुत ज्यादा इसको पढ़ते हैं। तो जॉन ऑस्टिन नहीं है, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ये भी नहीं है, जेरमनी बेंथम ये भी नहीं है। ये सब लोग लिबर्टी के स्कॉलर्स हैं। ठीक है ना, इन्होंने लिबर्टी मिलना चाहिए इसके बात की है। लेकिन जो यहाँ पे जो इक्वालिटी बिफोर लॉ और जो रूल्स ऑफ लॉ का जो प्रोपोनेंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ए बी डायसी। इनके भी दो इंपॉर्टेंट मूल्य को हम लोग ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी डायसी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 किसे प्रतिबंधित करता है, किसको प्रोहिबिट करता है, आर्टिकल 15। ठीक है ना, आर्टिकल 15 एक बहुत अच्छा मूवी है, उसको भी देख सकते हो। ठीक, अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, ये गलत हो जाएगी, आर्टिकल 17 के आसपास हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन हजार्डस एक्टिविटी, ये भी नहीं है, आपका 23 पहुंच जाएंगे यहाँ पे। ठीक, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेवल, ये भी नहीं है। ठीक है, 24 पहुंच जाएंगे, आप पीछे चले जाएंगे। आर्टिकल 15 आपको क्या मिलेगा, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो किसी को भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, सरकार किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि सरकारी नौकरी या फिर किसी चीज में भी रूल को फॉलो करने में। ठीक है, कि ये पर्टिकुलर धर्म का है तो इसके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाए, कुछ अलग स्थान या फिर अलग सेक्स है तो ठीक है ना। तो ये आर्टिकल हमारे क्या है 15 में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि आर्टिकल 16 जो अनुच्छेद 16 है क्या गारंटी देता है, किस चीज को गारंटी देता है। पहला, शैक्षणिक संसाधन जो संस्थानों में भेदभाव से सुरक्षा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक, दूसरा, सार्वजनिक रोजगार के मामले में समान अवसर की समानता। तीसरा, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये 16 नहीं 19 के अंदर आ जाएगा, आर्टिकल 19 के अंदर आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी नहीं है, गलत हो जाएगा, 17 के अंदर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, आप कहीं भी हो आपका जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है ना, रेस, धर्म, ठीक है, लिंग के आधार पे आपको क्या बोलते हैं डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि आर्टिकल जो 17 है के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। आर्टिकल 17 है, अनुच्छेद 17 के बारे में कौन सा सही नहीं है बताना है। ठीक है, अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता को समाप्त करता है और उसे प्रतिबंधित करता है, अनटचेबिलिटी को अबोलिश करता है और फॉरबिट करता है उसका प्रैक्टिस में, ये तो सही है। ठीक, दूसरा, जो अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफाइन नहीं किया गया है, बिल्कुल सही है, इसको अभी डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक, तीसरा, आर्टिकल 17 अप्लाइड ओनली अगेंस्ट द पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, आर्टिकल 17 नॉट ओनली द अगेंस्ट द सिस्टम परंतु इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी लागू हो सकता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ओनली नॉट ओनली होगा पब्लिक अथॉरिटी प्लस इंडिविजुअल के खिलाफ भी हो सकता है। और उनके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 19, इसके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस ना हो तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट बनाया गया है। ठीक है ना, तो ये भी सही है, तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 18 क्या निषेध करता है, अनुच्छेद 18 क्या किस चीज को निषेध करता है। जाति के आधार पर भेदभाव, गलत। अनटचेबिलिटी अभी 17 में देखी, फ्रीडम ऑफ स्पीच 19 में देखी। तो क्या बोलता है कि जो टाइटल है उसको निषेध करता है। ठीक है ना, किसको किसको, सैन्य और शैक्षणिक उपाधि को छोड़ के जितना भी टाइटल है उसको सबको निषेध करता है, ताकि वो किसी को इंपॉर्टेंट प्रिविलेज ना दिया जा सके। ठीक है, तो ओनली क्या है, जो आपका एजुकेशन और जो सैन्य है, आर्मी है, उसमें डेजिग्नेटेड रहेंगे और बाकी सब जगह पे आपका नहीं रहेगा, कोई भी टाइटल नहीं रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में, 19 के बारे में बताना है, कथन पे विचार करना है। ठीक है, कथन पे विचार करना। पहला, यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, बिल्कुल सही। ए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के लिए सही है। दूसरा, यह नागरिकों को शांतिपूर्वक हथियार के साथ एकत्र होने की अनुमति देता है। ये पीसफुल असेंबली तो बात करता है, पीसफुल असेंबली की तो बात करता है, लेकिन आर्म के साथ क्यों भाई अनुमति कैसे देगा? हथियार के साथ, वो भी ये गलत हो जाएगा, हथियार के साथ नहीं रहता। ठीक है ना, पीसफुली आप शांतिपूर्वक तरीके से आप एकत्र हो सकते हो। यह संघ, यूनियन या फिर सहकारी समिति गठन करने का अधिकार प्रोवाइड करता है, बिल्कुल आओ मिलो सब संघ बना सकते हो। यह भारत के क्षेत्र में रहकर क्षेत्र में स्वतंत्र रूप में घूमने की अनुमति देता है, बिल्कुल घूमने की अनुमति देता है। इवन आपको कहीं पे जॉब करना है उसकी भी अनुमति देता है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी। ठीक है ना, आर्टिकल 29 में। तो ये आपका ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, मतलब क्या होगा? आंसर सही। तो आप शांतिपूर्वक इकट्ठा हो सकते हो, बातें कर सकते हो, लेकिन आप आम विदाउट आर्म रहे। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेड यूनियंस के हड़ताल का अधिकार पर क्या निर्णय लिया? जो क्या हड़ताल का अधिकार है या ना है उसके ऊपर है। तो अनुच्छेद 19 के तहत हड़ताल का गारंटीड अधिकार है? नहीं, बिल्कुल राइट टू स्ट्राइक हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है। दूसरा, क्या लॉकआउट डिक्लेयर कर सकता है, यानी कि तालाबंदी का अधिकार है? संवैधानिक है? नहीं है। जो वर्कर्स लोग होते हैं, ठीक है ना, और मिल ओनर के बीच प्रेजेंट तालाबंदी लगा देते हैं, तो क्या उस टाइप का अधिकार है? नहीं। और इसको इंडस्ट्रियल एक्ट के थ्रू रेगुलेट करते हैं, ये गलत हो जाएगा। एब्सोल्यूट फ्रीडम टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग करने का अधिकार है आपको कि मैनेजर को साथ बार्गेनिंग कर सकते हो, मिल ओनर के साथ, ट्रेड यूनियन वाले। लेकिन क्या है कि एब्सोल्यूट फ्रीडम है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, हड़ताल की कोई गारंटी नहीं है, वो उसको लॉ के साथ रेगुलेट किया जाता है, किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है बताना है, आर्टिकल 20 का। ठीक है, किसी व्यक्ति को उस कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उसके किए जाने के समय अपराध नहीं था। ठीक, तो अब नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट अ ऑफेंस एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट। तो हाँ, बिल्कुल सही है कि अगर कोई कोई क्राइम कमिट हो रहा है, कोई कुछ चीज कमिट किया है, लेकिन उतना टाइम वहां पे कोई नियम नहीं बना है, तो फिर उसको क्या बोलते हैं, उसको दोषी ठहरा नहीं सकते। बिल्कुल सही है ये। ठीक। दूसरा, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ये भी सही है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार आपको दंडित नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 20। ठीक। तीसरा, अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ये भी गलत है। किसी भी अपराध के आरोपी को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए कोई बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना, कोई बाध्य नहीं किया जा सकता, ये प्रोसिक्यूटर का काम रहता है। ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 20 क्या करता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू द कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंस। ये क्या करता है? अपराध के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करने के पावत में है, आर्टिकल 20। बिल्कुल सही है, ये सही है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है मेनका गांधी मामला 1978 का ऐतिहासिक निर्णय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंध है? तो मेनका गांधी मामला में इससे पहले ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है ना, ये हमारे जो प्रोसेस में नहीं फॉलो किया जाता था। हम लोग का जो रहता था प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि जो प्रोसीजर विधि के बनाए जा रहे हैं उसको फॉलो करते थे। बट मेनका गांधी वाले केस में ये हुआ था कि ड्यू प्रोसेस को भी फॉलो करना है, ये बात आई थी। और वो जो संबंध था वो लिबर्टी और पर्सनल लिबर्टी और लाइफ का था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये मामला किसका था? आर्टिकल 21 के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद 21 के अनुसार प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का था। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है अनुच्छेद 21 ए, ठीक है ना, अनुच्छेद 21 ए गारंटी करता है सभी नागरिकों के लिए शिक्षा, सभी नागरिकों के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल सिटीजन्स, नहीं सभी के लिए नहीं करता। फ्री एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस, फ्री एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस, अंडर प्रिविलेज तो हो सकते हैं लेकिन फ्री एजुकेशन बिल्कुल ये सही हो सकता है। दूसरा फ्री हायर एजुकेशन फॉर ऑल, ये नहीं है, फ्री हायर एजुकेशन नहीं है, ठीक है। अब देखो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14, यहाँ पे क्या है, किससे ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्या है, ये है क्या है, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन करते हैं चिल्ड्रन एज 6 से 14 वर्ष के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनिवार्य हिरासत या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित है। तो कौन सा जो अनुच्छेद है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है। मतलब भारत बहुत कम कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन रखा गया है। इसमें क्या है कि अपराध होने से पहले ही आपको प्रिवेंट करने के लिए है। तो ये कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत है। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, ठीक है ना, बोलने का, स्वतंत्र रहने का, घूमने का आजादी था। आर्टिकल 21 में लिबर्टी ऑफ लाइफ था, ठीक है ना, मतलब क्या है कि आपका जीवन जीने का अधिकार था, ठीक है। आर्टिकल 20 में हम लोग ने पढ़े प्रिवेंट उनका, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात होगी। अब समझना है कि हमको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में कौन सा कथन सही है पूछा है। 23 और 24 के बारे में कौन सा कथन सही है। अनुच्छेद 23 क्या करता है, मानव तस्करी और बंधुआ श्रम को प्रतिबंधित करता है, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को और फोर्स लेबर को, जैसे कि बेगर हो गया, उसको प्रतिबंधित करता है, ठीक है ना, और मानव तस्करी को, ये सही है। दूसरा आर्टिकल 24 जो है प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 14 इन हजार्डस एक्टिविटी। जो अनुच्छेद 24 है वो खतरनाक उद्योग में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार में प्रतिबंधित करता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए और दो दोनों के दोनों सही है। आर्टिकल 23 और 24 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के बारे में कौन सा कथन सही है। 25 के बारे में क्या बता रहा है, कौन सा सही है। ठीक, पहला इट गारंटी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन, ओके, राइट टू धर्म का अधिकार दे रहा है। यह अंतःकरण की स्वतंत्रता, इनर जो वॉइस है उसकी स्वतंत्रता, और धर्म को स्वतंत्र रूप में मानने के लिए, अभ्यास करने के लिए, प्रचार करने के लिए आजादी देता है, अधिकार देता है, बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरा यह व्यक्तियों और धार्मिक संप्रदाय दोनों के लिए लागू होता है, इंडिविजुअल एज वेल एज रिलीजियस डोमिनेशन, ठीक है ना, इंस्टीट्यूशन के लिए लागू होता है, बिल्कुल सही, दोनों के लिए लागू होता है। यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। मतलब क्या है कि आपका राइट टू फ्रीडम को कर्टेल किया जा सकता है पब्लिक ऑर्डर के लिए, मोरालिटी के लिए और हेल्थ के रिस्पेक्ट में, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑल द अबव, क्या है कि सेक्शन अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं आर्टिकल 26, 27 और 28 के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 26 धार्मिक समूह को अपने कार्यों में प्रबंधन करने की अनुमति देता है, ठीक है। आर्टिकल 25 जैसे इंडिविजुअल के लिए राइट टू रिलीजन देता है, वैसे आर्टिकल 26 आपको धार्मिक समूह में, इंस्टीट्यूशन के लिए देता है, ठीक है ना, वो अपना ग्रुप को मैनेज करने का राइट देता है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल जो 27 है किसी धर्म के प्रचार के लिए करों पर रोक लगाता है। हाँ, आप किसी को जबरदस्ती रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कोई टैक्स नहीं लगा सकते, ठीक है ना, ये आर्टिकल 27 है। आर्टिकल 28 क्या बोलता है कि जो राज्य का वित्तीय पोषित स्कूल है, ठीक है ना, जो ऐसा स्कूल जो स्टेट फंडेड है, ठीक है ना, वहां पे धार्मिक शिक्षा को रोक करता है और उसकी जगह पे सेकुलर एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है ना, ये बात करता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, ऑल द अबव हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं वो है
अनुच्छेद 29 और 30 के बारे में गलत कथन कौन सा है, ये हमको बताना है। पहला, अनुच्छेद 29 नागरिकों को अपने संस्कृति, भाषा, लिपि संरक्षण करने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही है कि नागरिकों को अपना संस्कृति, भाषा, लिपि, स्क्रिप्ट को कंजर्व करने के लिए अनुमति देता है। दूसरा, अनुच्छेद 30 क्या करता है, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार देता है। बिल्कुल सही है कि जो आर्टिकल 30 है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए अधिकार देता है। ठीक है। अनुच्छेद 29 और 30 केवल अल्पसंख्यकों पर लागू होता है, ओनली अप्लाई टू द माइनॉरिटी। ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको संस्कृति, कल्चर और लैंग्वेज है। ठीक है ना, कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट है, तो ये मेजोरिटी का भी हो सकता है, तो ये गलत हो गया। ओनली माइनॉरिटी का नहीं है, अल्पसंख्यक का नहीं है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक संस्थानों को स्वच्छता की रक्षा करता है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का ऑटोनॉमी की रक्षा की भी बात करता है। ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है बताना है। सही है कौन सा बताना है, आर्टिकल 32 के बारे में। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रोवाइड करता है आर्टिकल 32। बिल्कुल सही है कि आपके पास जितने भी राइट्स हैं, अगर उसमें अगर कुछ होता है तो आपको गारंटीड राइट एक और भी दिया जाता है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडी बोला जाता है। ठीक है ना, कि अगर कुछ भी चीज हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो। तो सेकंड में इस लिखा ही गया है कि यह नागरिकों को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। बिल्कुल, अगर कुछ भी हुआ है, आपका फंडामेंटल राइट है, तो आप रिट्स लगा के, ठीक है ना, रिट्स लगा के आप डायरेक्टली कहां पर जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हो। ठीक है। तीसरा, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है ना, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है आर्टिकल 32 को। ये भी सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर ऑल द अबव हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है फंडामेंटल राइट के 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए, और कंटेंट को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।